हेलो गाइज, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइज, काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, मैं तो कुछ अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। तो गाइज, आपको मैं एक बात बता दूँ, टाइम कभी भी ख़राब नहीं होता। टाइम को हम ख़राब करते हैं तब हमें टाइम ख़राब करता है। वक्त कभी ख़राब नहीं होता, वक्त को हम ख़राब करेंगे तब वक्त हमें क्या करेगा, खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। सीधी सी बात है गाइज। आप सभी को पता है, आपके लिए खुशखबरी है और उसकी जो जानकारी है सभी को मिल चुकी होगी कि जो जेट की एग्ज़ाम है वो 2 अगस्त को होने वाली थी। यूजी, पीजी, पीएचडी तक जो भी एग्ज़ाम थी, पीएचडी की 5 अगस्त को होने वाली थी और जेट की 2 अगस्त को होने वाली थी। तो वो कोविड-19 की वजह से उसको क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट क्या कर रहे थे, बिल्कुल बढ़िया तैयारी कर रहे थे, रेगुलर कर रहे थे। तो गाइज, मैं उन सभी को यह कहना चाहूँगा कि जो आप तैयारी रेगुलरिटी जो कर रहे थे उसको आप रेगुलर बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई तो आप पढ़ाई को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। यदि कम कर दिया तो गाइज, आपने जो इतने दिन मेहनत की थी ना, वो पानी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिल्कुल नील बटा नील हो जाएगी। तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल रेगुलर रखें। एग्जाम तो होनी है, चाहे वो कभी भी हो, सितंबर में हो या अक्टूबर में हो, कभी भी हो, 2-4 महीने के बाद हो, लेकिन एग्जाम तो क्या होगी, श्योर होगी। और जो ये आपके पास मौका है ना, ये बहुत ही सुनहरा मौका है गाइस, क्योंकि अब की बार जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं ना, 50% फॉर्म अप्लाई हुए हैं। कम से कम 50,000 फॉर्म अप्लाई होते थे, लेकिन अब की बार 30,000 फॉर्म ही कोविड-19 की वजह से अप्लाई हुए। तो गाइज, आपके पास बहुत बढ़िया मौका है और 12th वालों के पास भी, उनको तो बहुत बढ़िया मौका मिलेगा यदि वो रेगुलर मेहनत करेंगे। अभी भी यदि आज तक आपने तैयारी नहीं की और आज से भी यदि आप स्टार्ट करोगे तैयारी, तो अभी भी आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। आप अच्छी रैंक के साथ बढ़िया टॉप यूनिवर्सिटी हासिल कर सकते हो गाइज। तो ये मौका यदि छोड़ दिया ना आपने, तो गाइज आपको लाइफ में कभी भी, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो गाइज, मैं बार बार यही कहूँगा कि ये सुनहरा मौका है, इसे ना गवाए प्लीज़, और रेगुलर मेहनत करें। ज्ञान कहीं से भी मिले आप प्राप्त करें, ऑनलाइन क्लास लें, स्टडी करें रेगुलर और स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है ना गाइज। तो गाइज, आज अपन पढ़ेंगे जेट का पेपर, जो 2019 में जो पेपर आया था ना एग्रीकल्चर का, वो अपन आज सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन एक साथ पेपर को सोल्व नहीं करेंगे, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना गाइस। हमें जब तक पेपर का पैटर्न पता नहीं होगा ना, अपन कितनी भी तैयारी कर ले। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, तैयारी तो बहुत ज्यादा करते हैं, उनको कॉन्फिडेंट रहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि जो पेपर का जो पैटर्न है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वो पता नहीं होता। और जब तक वो पता नहीं होगा तो गाइज हमारी मेहनत, जो हमारी तैयारी है, वो नील बटा नील है, कोई मतलब नहीं उस तैयारी का। तो गाइज, आज के सेशन में देखेंगे जेट 2019 का पेपर, ठीक है ना गाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की, और आपको मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि जो क्वेश्चन जो पैटर्न है वो क्या है। हमें स्मार्ट स्टडी किससे कहते हैं गाइज, पुराने पेपर जो है उनको सोल्व करो, अलग से नोट्स बनाओ, लाइव क्लास लो, जो ऑनलाइन क्लास आती है उनको आप प्रॉपर उनके नोट्स बनाओ, ठीक है ना। अधिक से अधिक प्रैक्टिस पेपर निकालो, वो है स्मार्ट स्टडी। और उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने को देखना पड़ेगा कि जो पेपर पहले आए हुए हैं जेट के, ये सभी पेपर 2004 से लेकर 2019 तक के जो भी पेपर है ना गाइस, उन सभी को अपन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप रेगुलर क्लास रखें, ठीक है ना, रेगुलर देखें गाइस। तो देखिए, आज के सेशन में देखते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस, अलसी किस परिवार से संबंधित है। 4 ऑप्शन है गाइस। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि काफी जो स्टूडेंट है ना, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते ना, तो जो आते हुए क्वेश्चन है ना, जो हमें नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल जो सभी को आते हैं, वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, अपने नेगेटिव हो जाते हैं, और अपन क्या हो जाते हैं, भीड़ से बाहर हो जाते हैं, उस भीड़ से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आते हैं ना क्वेश्चन, वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। तो सबसे बड़ी चीज तो ये गाइस कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर ठीक तरीके से पढ़िए, ठीक है ना। सबसे बड़ी और सबसे कमी यही होती है, अलसी किस परिवार से संबंधित है। पेपर सोल्व करने का जो तरीका है ना, वो देखना गाइस, सबसे बेस्ट आपको बताऊंगा मैं। अलसी
ठीक है ना गाइस। तो देखिए सबसे पहला है कंपोजिटी, फिर है लीनेसी, फिर है पेडिलिएसी और लास्ट है पेपिलियोनेसी। अपना जो आंसर कब सही होगा, जब हमें चारों ऑप्शन के आंसर हमें आनी चाहिए, तब हमारा आंसर क्या होगा, प्रॉपर बिल्कुल सही होगा। जैसे देखिए गाइस, सबसे पहले तो अलसी का बॉटनिकल नेम क्या होता है गाइस, अलसी का बॉटनिकल नेम होता है लाइनम यूजीटेटिसिमम। बॉटनिकल नेम लिख सकते हो आप, लाइनम यूजीटेटिसिमम। ठीक है ना गाइस, यहां पर लिख देता हूं लाइनम यूजीटेटिसिमम, ये अलसी का बॉटनिकल नेम है। ठीक है ना गाइस, देखना इसी से क्या निकलेगा, इसका फैमिली निकलेगी इसकी। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है कंपोजिटी। तो गाइस कंपोजिटी कुल किन किन फसलों का है, ठीक है ना, या किन फूलों का है, वो हमें पता होना चाहिए। तो गाइस कंपोजिटी कुल है, आप लिख सकते हो गाइस, कंपोजिटी मैं आपको लिखाता हूं। फर्स्ट है गेंदा, सेकंड है गुलाब, थर्ड है कुसुम, सूरजमुखी। ठीक है ना गाइस, इन सभी का कुल क्या है, कंपोजिटी। कुसुम, गेंदा, गुलाब, सूरजमुखी, ठीक है ना, इन सभी का कुल क्या है, कंपोजिटी। तो इनमें अलसी तो नहीं आया, तो पहला आंसर क्या हो गया, सॉरी पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। सेकंड देखिए लीनेसी। अब देखिए गाइस, अभी हमने देखा कि जो अलसी का बॉटनिकल नेम है वो क्या है, लाइनम यूजीटेटिसिमम। तो ये देखो हमेशा पहले वंश आता है और बाद में उसकी जाति आती है। तो गाइस इसका वंश क्या है, लाइनम। तो देखिए यहां पर कुछ सेम मैच हो रहा है क्या, लीनेसी और लाइनम। ठीक है ना, लेनेसी को लाइनेसी भी कहते हैं, तो मैच हो रहा है ना, वंश, इसका वंश और इसकी फैमिली क्या हो रही है, मैच हो रही। तो गाइस काफी बॉटनिकल नेम है ना, काफी फसलों के बॉटनिकल नेम के आधार पर ही उनके क्या निकलती है, उनकी फैमिली। तो एग्रीकल्चर में जितने भी फसल है, फूल है, जितने भी अपने चलते हैं ना फसल वगैरह, उन्हें सभी के बॉटनिकल नेम तो आपको याद होने चाहिए। ये बेस, इससे क्या होता है, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता है गाइस, ये तो आपको पता होना चाहिए बॉटनिकल नेम किस फसल का क्या है। तो लाइनम से क्या निकला गाइस, लेनेसी। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा आंसर सही है। लेकिन जो आगे वाले जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं गाइस। पेडिलिएसी, पेडिलिएसी किसका कुल है गाइस, तिल का है। किसका है, तिल का है। सिसेमम इंडिकम तिल का क्या है, बॉटनिकल नेम। फिर देखो गाइस पेपिलियोनेसी, पेपिलियोनेसी किसका कुल है गाइस, बताइए। पेपिलियोनेसी किसका कुल, इसके अन्य नाम और भी है क्या, तो बिल्कुल इसके अन्य नाम और है, वो है फेबेसी, इसके अलावा लेग्यूमिनेसी। अब तो आपको पता चल गया होगा गाइस, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी कुल किसका है, सभी दलहनी फसलों का, सभी दलहनी फसलों का कुल क्या है, लेग्यूमिनेसी। उसका दूसरा नाम क्या है, फेबेसी, और तीसरा नाम है पेपिलियोनेसी। ठीक है ना गाइस। यहां पर कंपोजिटी कुल की बात करें तो कंपोजिटी कुल का दूसरा नाम है एस्टेरेसी, एस्टेरेसी। ठीक है ना गाइस। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अलसी किस परिवार से संबंधित है, तो वो कौन सा होगा, लिनेसी या फिर लाइनेसी। सेकंड क्वेश्चन देखिए गाइस, कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो सभी को पता है गाइस, मैंने आपको एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें मैंने आपको सभी भाषाओं के शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी कंप्लीट बताई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो पहले आप देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को देखोगे ना, तो जो भाषा वाले क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए क्या होंगे, सही होंगे। एक भी क्वेश्चन भाषा का आपका गलत नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर से बढ़िया तरीके से देख लेते हैं गाइस। कृषि किस भाषा का शब्द है, लैटिन, ग्रीक, अरेबिक और हेब्रू। तो गाइस कृषि शब्द की बात करें ना, तो कृषि शब्द संस्कृत की कृषि धातु से बना है। तो कृषि शब्द किस भाषा का हुआ, संस्कृत भाषा का है। लेकिन इसमें ऑप्शन है क्या, इसमें ऑप्शन नहीं है। और यदि संस्कृत भाषा ना आए और लैटिन आ जाए, ग्रीक आ जाए, तो कौन सा सही होगा, लैटिन होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसलिए यदि संस्कृत ना आए तो किस भाषा का शब्द होगा, लैटिन भाषा का शब्द होगा। किसी भी शब्द के अंत में कल्चर, कल्चरा, कल्टीवेशन इत्यादि शब्द आ जाए, वो लैटिन भाषा का शब्द होगा।
और ग्रीक की बात करें तो किसी भी शब्द के अंत में, जैसे एग्रोनॉमी, पोमोलॉजी, बायोलॉजी, शब्द के अंत में लॉजी, लोगस, नोमी, नोमस इत्यादि शब्द आ जाएं, वो ग्रीक भाषा का शब्द होगा। अरेबिक या अरबी भाषा का शब्द है मौसम, वेदर। मौसम सुना होगा, मौसम जो शब्द है ना वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना गाइस। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो है लैटिन, ठीक है ना गाइस। थर्ड क्वेश्चन है, भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? भेड़ होती है सिप, भेड़ का जूलॉजिकल नेम होता है ओविस एरिस, कुल होता है बोविडी, ठीक है ना गाइस। भेड़ का जूलॉजिकल नेम है ओविस एरिस, कुल होता है बोविडी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी चारों का कुल एक ही है, बोविडी। बैंड सेकंड ऑप्शन है हर्ड, थर्ड है फ्लॉक और फोर है ड्रोव। तो गाइस फर्स्ट ऑप्शन देखिए बैंड, बैंड ये लगभग किसी भी पशु का नहीं है। सेकंड है हर्ड, तो गाइस हर्ड जो ऑप्शन है ना वो किन पशुओं का समूह है? तो वो है गाइस गाय। किनका है? गायों के समूह को अपन क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, ठीक है गाइस। थर्ड है फ्लॉक, तो फ्लॉक किन पशुओं के या किन जानवरों के समूह को कहा जाता है? तो गाइस एक तो भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? फ्लॉक, और मुर्गियों के समूह को भी क्या कहते हैं? फ्लॉक। तो दो पशु आ गए या फिर दो जीव आ गए, एक तो भेड़ और एक मुर्गी, दोनों के समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक, ठीक है ना। ड्रो ये अदर शब्द है। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, सॉरी थर्ड, भेड़ के समूह को कहते हैं फ्लॉक। क्या कहते हैं गाइस? फ्लॉक कहते हैं। फोर क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भेड़ से क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होता है, तो भेड़ और ऊन को एक साथ लिया गया और वो सेंट्रल। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो बस फटाफट मुझे बताइए, ये तो सभी को पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भेड़ और ऊन का अनुसंधान संस्थान कहां पर है। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो भाई गाइस फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अविका नगर। अब अविका नगर कहां पर है? टोंक। कहां पर है गाइस? टोंक। अब इसमें प्रॉपर एक स्थान की और बात करें तो वो है मालपुरा। अविका नगर, मालपुरा, टोंक। काफी बार क्या देता है, अविका नगर ना दे के मालपुरा भी दे देता है, मालपुरा ना दे के सीधा आपको जिले का नाम भी दे देगा। तो तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए, अविका नगर, मालपुरा, टोंक, ये जिला हो गया। तो फोर क्वेश्चन था, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अविका नगर, मालपुरा, टोंक, ठीक है गाइस। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? यह तो आपको पता होगा, इसका आंसर बताइए आप ही कि केंद्रीय ऊंट, कैमेलिडी इसका कुल है, और जूलॉजिकल नेम क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ऊंट का जूलॉजिकल नेम क्या है। क्या है गाइस? कैमेलस ड्रोमेडेरियंस। क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियंस। इसका कुल क्या है? कैमेलिडी। गाइस ऊंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमल। ऊंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमल। तो केमल से कैमेलिडी कुल हो गया, और केमल से कैमेलस ड्रोमेडेरियंस। रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ऊंट को इंग्लिश में कैमल कहते हैं, और कैमल से इसका कुल निकल गया और इसका जूलॉजिकल नेम भी निकल गया। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो वो है गाइस कहां पर है? बीकानेर। बीकानेर में कहां पर? बीकानेर में प्रॉपर स्थान क्या है? तो वो है गाइस जोहड़बीड़। कौन सा स्थान है? जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ स्थान है, और वो किस जिले में है? बीकानेर में। गाइस खजूर अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो भी कहां पर है? बीकानेर में ही है। कहां पर है गाइस? बीकानेर में। तो बीकानेर में एक तो ऊंट का अनुसंधान है और एक खजूर का अनुसंधान है, ठीक है गाइस। मथुरा यूपी में है, कच्छ गुजरात में है, और बाड़मेर कहां है? राजस्थान में है, और बीकानेर भी कहां पर है? राजस्थान में। छठा क्वेश्चन है गाइस, फलों की खेती के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फलों की जो खेती होती है उसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? तो गाइस ये तो सभी को पता होगा, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फटाफट मुझे बताइए इसका आंसर कि फलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए गाइस। तो देखिए पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, और लास्ट ऑप्शन है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। तो गाइस देखिए
पोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? फलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। मैंने आपको बताया था पोमोलॉजी में एक शब्द आता है पोम। पोम अब वे किस फल का प्रकार है? तो सेब और नाशपाती फल है। और फलों के प्रकार आपने सुने होंगे, ड्रूप या अस्टिल, ठीक है ना, सरस या बेरी। इसी प्रकार एक फल का है सेब और नाशपाती, उनका फल का प्रकार क्या है? पोम। और पोम क्या है? पोम शब्द कहां से आया? पोमोलॉजी से। तो पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? फलों की खेती का। सेकंड ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर। तो गाइस फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर। तो ये किसका अध्ययन हो गया? फूलों की खेती का। थर्ड ऑप्शन है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर किसका अध्ययन है? सब्जियों की खेती का अध्ययन। वो क्या है? ओलेरिकल्चर। और ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर ये क्या है गाइस? ये है क्या है? बागवानी। क्या है? अलंकृत बागवानी। अब अलंकृत बागवानी क्या होती है? अलंकृत बागवानी में गाइस छोटे पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है ना, झाड़ियां, छोटी झाड़ियां हो गई, लताएं हो गई, ठीक है ना, जो बिल्कुल कम से कम क्षेत्र को घेरे, वो उसमें क्या आएंगी? ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में आएंगी। जैसे लताएं हो गई, छोटी झाड़ियां हो गई, घास वगैरह हो गई, ये सभी किसमें आती है? ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना गाइस। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7 क्वेश्चन है, यह लघु पौधों, लघु का मतलब छोटे, एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने की जापानी कला। गाइस आपने देखा होगा कि गार्डन में अलग अलग टाइप के क्या होते? पौधे होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं। वो क्या है? उनके क्या करते हैं? फिर उनकी कटिंग करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। वो क्या है? एक कला है, वो एक आर्ट है। और वो कौन से है? एक जापानी कला है। उन कलाओं में एक कौन सी कला है? एक जापानी कला है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि लघु पौधे, छोटे पौधे, झाड़ियों को पात्रों में, जैसे अपन ने अभी बात की थी अलंकृत बागवानी, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, उसके अंदर ये आते हैं, उगाने की एक जापानी कला है, उसको क्या कहते हैं? ऑर्किड, रिपोर्टिंग, सिर्जिंग और बॉन्साई। तो वह सीधे सीधे ध्यान रखना आप, तो उस विधि को या उस कला को क्या कहते हैं? बोनसाई कला कहते हैं। जापानी एक आर्ट है, कला है, उसको क्या कहते हैं? बोनसाई कला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8, यह मृदा अपरदन, गौर से सुनना, मृदा अपरदन रोकथाम का एक सस्य जनित उपाय नहीं है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नहीं है। काफी बार यहां स्टूडेंट जो कमी करते हैं ना गाइस और जल्दबाजी करते हैं ना, वो क्वेश्चन में यहां पर करते हैं, नहीं है, नहीं है। यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलती होती है। तो गाइस फिर से आपको मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, बढ़िया तरीके से पढ़ना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। और यहां से काफी बार क्वेश्चन गलत होता है हमारा, नहीं है, इन दोनों में से, ठीक है ना। तो मृदा अपरदन, अपरदन का मतलब क्या होता है? कटाव। कटाव को क्या करना है? उसकी रोकथाम करनी है। तो सस्य जनित जो अपन कृषि की क्रियाएं करते हैं, उनमें से वो विधि कौन सी नहीं है, तो वो अपन देखेंगे। तो देखिएगा इस पलवार, तो देखिएगा इस फर्स्ट ऑप्शन है पलवार। पलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्चिंग। पलवार का मतलब क्या होता है? अर्थ ढकना। तो खेत को, संपूर्ण खेत को क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। घास फूस, फसल के अवशेष, डंठल वगैरह, पॉलीथीन वगैरह से क्या कर देते हैं? संपूर्ण खेत को ढक देते हैं। उससे क्या होता है? जो मृदा का अपरदन होता है, कटाव क्या होता है? कम हो जाता है। समुच्चय कृषि, कंटूर फार्मिंग। समुच्चय खेती क्या होती है? जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं उसके विपरीत, ढलान के विपरीत जो खेती की जाती है, कृषि की जाती है, वो क्या है? समुच्चय कृषि या कंटूर फार्मिंग। थर्ड है भू परिष्करण, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिलेज। भू यानी भूमि, परिष्करण का मतलब उसके अंदर की जाने वाली क्रियाएं, जुताई से लेकर कटाई तक, भूमि की कटाई, कृषि या फसल की कटाई तक, जो इसके बीच में जितनी भी क्रियाएं होती है वो किसके अंतर्गत आएंगे? टिलेज के अंदर आएंगे। लास्ट समोच्च मेड़बंदी। मेड़बंदी जो खेत के चारों ओर करते हैं ना, तारबंदी वगैरह करते हैं, मेड़बंदी। तो मेड़ का मतलब होता है नालियां, बड़ी बड़ी, या फिर कहते हैं सीधी सी बात करें डोली बनाते हैं ना अपन, वो। तो समुच्चय मेड़बंदी ये अपने को नहीं लगता, सीधी सी बात है। पलवार है, समुच्चय कृषि भी है, और भू परिष्करण भी क्या है? सस्य जनित उपाय है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो वो कौन सा होगा? समुच्चय मेड़बंदी। मेड़बंदी जो खेत के चारों ओर करते हैं ना, वो क्या है? सस्य जनित उपाय नहीं है, ठीक है ना गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वे पौधे हैं जो आपने संलग्न करने के लिए रूटलेट, संलग्न का मतलब उनको सुरक्षित रखने के लिए या फिर सुचारू रूप से उनका जो जीवन चलता है वो रूटलेट्स, हुक्स प्रदान। रूट का मतलब क्या होती है, जड़ होती है। हुक्स का मतलब होती है ये पौधे हैं तथा तने और उनकी पत्तियों का सहारा लेते हैं। गाइस आपने देखा होगा कि कुछ बेल वाली जो फसलें होती है ना, जो किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है, या तो किसी लकड़ी का या फिर किसी के तने का या किसी पत्ती का, ठीक है ना। तो सहारा देकर या उसको सहारा देना, ठीक है ना। सहारा देने को क्या कहते हैं, स्टैकिंग। सहारा देने को क्या कहते हैं, स्टैकिंग कहते हैं, ठीक है ना गाइस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वे पौधे हैं जो आपने संलग्न करने के लिए रूटलेट्स, हुक्स, प्रतान, तने तथा पत्तियों का सहारा लेते हैं। सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है ना बेल, तो देखिए झाड़ियां कभी भी सहारा नहीं लेती, ठीक है ना गाइस। सेकंड है लताएं एवं वृत्तिकाएं लेती हैं क्या, बिल्कुल। थर्ड है किनारे, किनारे तो किनारे हो गए, अरे बाड़ा तो सभी जानते हो पशुओं का। तो गाइस लताएं जो होती है ना अलंकृत बागवानी, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, उसमें छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो क्या है, लताएं और वृत्तिकाएं, ठीक है ना। वृत्तिका होती है ना पुष्प में, वृत्तिका स्टिग्मा। तो ये पौधे या फिर किसी तने का सहारा लेकर क्या करती है, चढ़ती है ऊपर अपने या अपने आप में क्या करती है, वृद्धि करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, लताएं एवं वृत्तिकाएं सहारा लेकर, सभी को पता है आप, ठीक है ना गाइस। और आपने देखा भी होगा कि जो बेल वाली जो फसलें होती है ना, वो एक किसी भी पौधे का सहारा लेकर क्या करती है, ऊपर चढ़ती है या फिर अपने आप में क्या करती है, वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, इसको अपन लास्ट में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बाजरा का वानस्पतिक नाम, बाजरे का बोटनिकल नेम पियर मिलेट, ठीक है ना। बाजरे का बोटनिकल नेम क्या है, बाजरा क्या है, एक मोटे अनाज वाली फसल है, ठीक है ना गाइस। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सेटेयाई टालिका लिन, बिल्कुल नहीं है। होडियम वल्गेर, तो देखिए गाइस फर्स्ट ऑप्शन है ना सेटेयाई टालिका, ये क्या है, ये फसल है गाइस, क्या है, यह एक फसल है। कैसी फसल है, ये एक खाद्यान्न फसल है। कैसी फसल है गाइस, खाद्यान्न फसल है और मोटे अनाज वाली फसल है। कैसी फसल है, मोटे अनाज वाली फसल है, खाद्यान्न फसल है। और इसको अपन अन्य नाम से क्या जानते हैं, कंगानी, कंगानी क्या कहते हैं गाइस, कंगनी, या फिर कह सकते हैं चीनी बाजरा। क्या कह सकते हैं गाइस इसको, चीनी बाजरा। सेटेयाई टालिका लिन, इसको क्या कहते हैं, चीनी बाजरा या फिर कंगनी, मोटे अनाज वाली फसल, ठीक है ना गाइस। सेकंड है होडियम वल्गेर, जो पेनिसेटम ग्लूकम, ये क्या है गाइस, पेनिसेटम ग्लूकम। थर्ड है पेनिकम मिलेन, तो ये भी फसल है, ये जो हो गया ये कंगनी हो गई। और इसका जो ऑप्शन हो गया वो राइट आंसर कौन सा होगा, पेनिसेटम ग्लूकम। इसकी और भी जातियां हैं गाइस, पेनिसेटम तो क्या है, वंश है, ग्लूकम क्या है, इसकी जाति। पेनिसेटम ग्लूकम हो गया, पेनिसेटम अमेरिकम हो गया, अमेरिकन, या और थर्ड हो गया पेनिसेटम टाइफोडियम। तो गाइस तीनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन दे देगा, तीनों आपको पता होना चाहिए। बाजरे का कुल क्या है, ग्रेमिनी, पोएसी या फिर घासकुल हो गया। और इसका बोटनिकल नेम, इसकी 3 जातियां हैं, ग्लूकम, अमेरिकेनम और टाइफोडियम, ठीक है गाइस। तो ये हो गया बाजरे का वानस्पतिक नाम। अब देखते हैं यूरिया वाला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये हमने क्या कर लिया, देख लिया। तो देखिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व, नाइट्रोजन कितनी ले रहे हैं, 100 किलोग्राम, उपलब्ध करवाने के लिए कितने प्रतिशत यूरिया की आवश्यकता होती है। यहां पर जो कंटेंट है वो क्या है, हमारे पास यूरिया है। क्या है गाइस, यूरिया। अब यूरिया में क्या होती है, नाइट्रोजन, और वो कितनी होती है सभी को पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 46% क्या होती है इसमें, नाइट्रोजन होती है। यहां पर जो नाइट्रोजन वो कितने किलोग्राम में पूछ रहा है गाइस, 100 किलोग्राम पर पूछ रहा है। कितने किलोग्राम पर कितने किलोग्राम पर पूछ रहा है, 100 किलोग्राम पर पूछ रहा है गाइस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है और ऐसे क्वेश्चन वो छोड़ देते हैं।
गाइज ये अपनी सबसे बड़ी गलती होती है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते थे हम छोड़ देते हैं क्योंकि कंटेंट देखकर कि नहीं मुझे तो ये नहीं आता। तो गाइज देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से सरल तरीका बताऊंगा आपको, और आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन करोगे। तो देखिए गाइज 100 किलोग्राम नाइट्रोजन में पूछ रहा है, कंटेंट क्या है हमारे पास, यूरिया है। तो यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है। यूरिया में नाइट्रोजन होती है, वो कितनी होती है 46%। तो गाइस ये 46% है, वो कितने प्रतिशत पर है, 100% पर है, या कह सकते हैं कि 100 किलोग्राम में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन है, 46। यूरिया का अपन क्या लाते हैं, सीधी देसी तरीके से बात करेंगे, एग्रीकल्चर क्या है बिल्कुल लेवल, बिल्कुल देसी तरीके से बात करेंगे, सीधी सी बात है। अपन यूरिया का क्या लाते हैं, कट्टा लाते हैं, ठीक है ना। यूरिया का कट्टा लाते हैं, वो कितने किलोग्राम का होता है, 50 किलोग्राम का होता है। कितने किलोग्राम का होता है गाइस, 50 किलोग्राम का होता है। अब उसमें जो नाइट्रोजन होगी वो 46 होगी या फिर कितनी होगी, तो गाइस जो 50 किलोग्राम का कट्टा है उसमें नाइट्रोजन 46 नहीं होगी। 46 जो नाइट्रोजन है वो कितने किलोग्राम पर है, 100 किलोग्राम यूरिया पर है। लेकिन कट्टा कितने का है, 50 किलोग्राम का, तो आधी हो गई, सीधी सी बात है, 23 हो गई ना, कितनी हो गई, 23 हो गई। तो देखिएगा इस 46 कितने पर है, 100 किलोग्राम पर, और फिर 46 कितने पर हो गई, 100 किलोग्राम पर। तो ये तो कितनी हो गई टोटल 200, और ये कितनी हो गई 92, ठीक है। 100 किलोग्राम यूरिया में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, 46, फिर 100 में कितनी ली, 46, तो ये तो कितनी होगी नाइट्रोजन 92, और यूरिया कितना हो गया 200, कितना हो गया गाइस 200। अब देखिए इसमें ऑप्शन ये क्या है, अब यहां पर क्या हुआ 92 है, अब 100 में से कितना प्रतिशत बाकी रह गया, 8% क्या रह गया, शेष रह गया। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि 200 से ऊपर इसका क्या होगा, आंसर होगा। 200 तो नहीं होगा, 200 से नीचे भी नहीं होगा, क्या होगा 200 से ऊपर होगा, क्योंकि यहां पर जो प्रतिशत शेष रहेगी वो कितनी रह गई, 8%, ठीक है ना। तो 200 से क्या होगा, इसका आंसर ऊपर होगा। तो देखिए आगे इस ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट है 217, सेकंड है 92। काफी स्टूडेंट है ना ये वाला आंसर कर देते हैं 92, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है ना। 100 किलोग्राम और 200 किलोग्राम, 200 तो है नहीं, 200 से क्या है ऊपर, तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट आंसर होगा 217.39 किलोग्राम होगा। तो एक तो ये है बिना फॉर्मूले के सीधे तरीके से यदि अपन करना चाहे ना, तो गाइस एक तो ये है, ठीक है, कि 100 किलोग्राम में कितनी होती है 46, दूसरे 100 में कितनी होगी 46, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया 92, ये कितनी हुई 200। अब 100 में से कितनी शेष रहेगी 8%, तो इसका मतलब क्या हुआ 200 से ऊपर है। अब काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हमें तो ये वाला आंसर चाहिए, क्लियर आंसर ये आना चाहिए। तो देखा ये वाला भी देखते हैं अपन, ये है कि नाइट्रोजन कितनी है 46, कितने प्रतिशत पर, या कह सकते हैं कि 100 किलोग्राम में। अब यहां पर जो नाइट्रोजन ले रहे हैं वो कितनी है 100 किलोग्राम, नहीं समझे, 100 किलोग्राम क्या है यूरिया। अब 100 किलोग्राम यूरिया में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होगी 46। अब यहां पर जो नाइट्रोजन ले रहे हैं वो कितनी किलोग्राम है 100 किलोग्राम, ठीक है गाइस, कितनी है 100 किलोग्राम, सॉरी ये ऊपर आएगा 100 और ये कितनी होगी 46। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 10,000, कितने में 46, भाग दोगे तो कौन सा आंसर आएगा, ये आएगा, ठीक है ना गाइस। एक ये, इसके मैंने आपको दो टाइप बता दिए कि यूरिया जो होगी वो 46 100 किलोग्राम में 46 होगी, तो 200 में कितनी होगी 92, शेष कितनी रह गई 8%, 200 किलोग्राम से क्या होगा ऊपर होगा, एक तो वो था। और ये एक ये है कि 46 में कितनी है 100, भाग कितने का देंगे, सॉरी मल्टीपल कितने की करेंगे, यहाँ पर 100 है तो 100 कर देंगे, 200 देगा तो यहाँ पर 200 लिख देंगे, 300 देगा तो 300 लिख देंगे, मल्टीपल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना, भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान, भैंस का जो उत्पत्ति स्थान है, बफेलो का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहां पर है। यहां पर केवल देश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस। तो भैंस का जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है गाइस, बुबेलिस, बुबेलिस इसका कुल है बोविडी, कुल क्या है गाइस बोविडी, और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है बुबेलिस, बुबेलिस। मांस को क्या कहते हैं बफन, क्या कहते हैं बफन। तो देखिए गाइस भूटान, नेपाल, भारत और चीन, तो वह सीधे सीधे तौर पर यहां बात करें तो भैंस का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा देश है, भारत है, ठीक है ना गाइस, कहां पर है भारत देश है।
और इसका जो संस्थान है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, वो कहां पर है गाइस? वो है हिसार, हरियाणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। कुफरी ज्योति, कुफरी मधु, कुफरी स्वर्णा प्रजाति है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो आलू का अनुसंधान है वो कहां पर है? कुफरी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहां पर? कुफरी। तो गाइस कुफरी नाम आते ही आपको पता होना चाहिए वो किसकी वैरायटी होगी? आलू की वैरायटी होगी। कुफरी शब्द आते ही आपको पता होना चाहिए किसकी वैरायटी होगी? आलू की। यहां पर दुर्गापुरा मधु आ जाए तो किसकी होगी गाइस? तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, तो दुर्गापुरा मधु किसकी वैरायटी है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर देखिए गाइस अपन और बात कर ले कि गाजर की मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी कौन सी है। तो गाइस पूसा केसर, गाजर की वैरायटी कौन सी है? पूसा केसर। गाइस पूसा केसर गाजर की है, लेकिन केसर किसकी वैरायटी है? तो केसर आम की है और पूसा केसर किसकी है? गाजर की है। इसके अलावा और बात करें गाइस तो पूसा मेघाली, पूसा मेघाली, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है गाजर की, पूसा केसर और पूसा मेघाली। फिर बात करें पत्ता गोभी की तो गाइस प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है किसकी? पत्ता गोभी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैबेज। इसके अलावा पूसा अगेती, पूसा अगेती भी मोस्ट इंपोर्टेंट पत्ता गोभी की क्या है? वैरायटी। तो प्राइड ऑफ इंडिया और पूसा अगेती। टमाटर की बात करें तो पूसा रूबी, पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ मोस्ट इंपोर्टेंट, पूसा अर्ली ड्वार्फ। ठीक है ना गाइस, ये इसके वैरायटी है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आलू का बॉटनिकल नेम क्या है गाइस? सोलिनम ट्यूबरोसम। गाजर का क्या है? डोकस के रोटा। पत्ता गोभी का क्या है? तो फटाफट मुझे पत्ता गोभी का नाम बताइए आप। पत्ता गोभी का बॉटनिकल नेम क्या है? यहां पर फूल गोभी और पत्ता गोभी में काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे कि पत्ता गोभी का बॉटनिकल नेम क्या है। बाकी टमाटर का तो सभी को पता है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है, ये इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी थी। तो इस आज के लेक्चर में हमने बात की जेट के 2019 का जो पेपर था जेट का, तो एग्रीकल्चर के लगभग 12 से 13 क्वेश्चन को हमने आज सोल्व किया। यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, तो चारों को हमने देखा था, तो 13 को 4 से गुना कर दो, इतने क्वेश्चन आज हमने सोल्व कर ली। बाकी जो शेष रह गए वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो गाइस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।